We'll be starting a new topic that is income statement and statement of financial position. ठीक है? इनकम स्टेटमेंट क्या होता है? व्हाट इज इनकम स्टेटमेंट? देखो, वर्ड से ही पता चल रहा है। इनकम स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट जो आपको अपनी इनकम बताए, ठीक है ना? तो अकाउंटिंग के अंदर जो है कहते हैं एक पूरा फ्लो होता है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करते हैं? डबल एंट्रीज बनाते हैं, टी अकाउंट्स बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस के बाद हम क्या करते हैं? इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। दिस इज द एंड प्रोडक्ट। पूरी जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, उसका सबसे जो फाइनल आंसर है वो ये है। जाहिर है, अकाउंटिंग करते हैं क्यों करते हैं? एक मेन रीजन तो यही होता है ना, हमें पता चले कि हमने पूरे साल में कमाया कितना, है ना? तो इनकम स्टेटमेंट इज द वन विच विल टेल यू कि आपने पूरे साल में आपकी अर्निंग कितनी हुई है। नाउ वी हैव अ सेट फॉर्मेट। इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए अपनी मर्जी से किसी भी तरीके से कैलकुलेशन नहीं की जा सकती। एक फॉर्मेट आपको गिवन है, इसी फॉर्मेट के मुताबिक आपको इनकम स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है? यू कैन नॉट चेंज द फॉर्मेट। अब क्या है फॉर्मेट के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को गाइड करूं। इस फॉर्मेट में जस्ट लुक एट द फॉर्मेट। हमारे पास क्या क्या है? देखो, सबसे पहले ये XYZ जो लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या आता है? नेम ऑफ बिजनेस आता है, ठीक है? यहाँ पर आएगा नेम ऑफ बिजनेस। जो भी बिजनेस का नाम है टॉप पर हेडिंग में वो आ जाएगा। उसके बाद जो है इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड, ये लिखना जरूरी है। और ये डेट विल बी चेंज्ड, हर ये एक ही डेट नहीं होगी। जरूरी नहीं 31 दिसंबर हो। रूल ये है कि बिजनेस का जो ईयर एंड होगा ना वो होगा 31 दिसंबर। वैसे ईयर एंड होता है, कैलेंडर ईयर होता है, कैलेंडर ईयर का एंड है, लेकिन जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदे ने बिजनेस स्टार्ट किया 1 मार्च को, तो उसका ईयर एंड कब होना चाहिए? 28 फेब। सही है, उसका 1 मार्च को बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो अगले साल 1 मार्च से एक दिन पहले 28 फेब को उसका ईयर एंड हो जाएगा। अगर लीप ईयर है तो 29 फेब हो जाएगा। इसी तरीके से किसी ने 1 मई को स्टार्ट किया बिजनेस, उसका ईयर एंड कब होगा? 30 अप्रैल। अगर 1 जुलाई को बिजनेस स्टार्ट किया, ईयर एंड कब होगा? 30 जून। अटेंशन एवरीवन, सब मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो ईयर एंड इस तरीके से डिसाइड होता है, हर बिजनेस का अपना ईयर एंड होता है। अगर किसी ने महीने के बीच में शुरू किया हो तो, अगर 5 अप्रैल को बिजनेस शुरू हो तो उसका ईयर एंड 4 अप्रैल हो जाएगा। जो ईयर एंड होता है वो स्टार्ट ऑफ द ईयर से एक दिन पहले होता है, अगले साल के मतलब। अच्छा, अब हमारे पास ज्यादातर जो है ना वो क्या आता है? मोस्टली कॉमन जो है ना वो डेट्स पता है क्या है? 30 सितंबर, 30 जून, 31 दिसंबर, ये डेट ज्यादातर कॉमन है, ठीक है? अच्छा, स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब कितनी हमने सामान बेचा, सेल्स कितनी हुई हमारी। माइनस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब जो सामान हमने बेचा था बट कस्टमर को पसंद नहीं आया, उसने रिटर्न कर दिया। अब क्या करेंगे? सेल्स, फॉर एग्जाम्पल मेरी 5 लाख की सेल्स हो गई और 30,000 का रिटर्न हो गया, तो मतलब एक्चुअली सेल्स कितनी हुई है? 5 लाख की तो नहीं हुई ना, कितने की हुई? 470 की हो गई। तो यानी कि नेट सेल्स जो है वो 470 की हो जाएंगी। माइनस करेंगे। अच्छा, रूल ये है, फर्स्ट कॉलम, दो कॉलम्स है ना, फर्स्ट कॉलम इज फॉर द वर्किंग एंड सेकंड कॉलम इज फॉर द आंसर। ये दो कॉलम्स डेबिट और क्रेडिट नहीं है, ठीक है? दीज टू कॉलम्स आर नॉट डेबिट क्रेडिट। इनकम स्टेटमेंट में दो कॉलम्स होते हैं, एक वर्किंग का और एक आंसर का होता है। दीज आर नॉट डेबिट क्रेडिट्स, ठीक है? इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है बस। अब आपने सेल्स में सेल रिटर्न माइनस किया, जो आंसर आएगा वो नेट सेल्स कहलाएगा। अब उसके बाद करेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल। लेस कॉस्ट ऑफ सेल में क्या आ जाएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज इनवर्ड्स, ये तीन चीजें प्लस होंगी और दो चीजें माइनस होंगी, परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री। लेकिन इन पांचों का जो टोटल होगा ना, इन पांचों का टोटल वो बराबर में चला जाएगा, ठीक है? आई रिपीट वंस अगेन, इसके अंदर क्या हो रहा है? तीन चीजें जो है हमारी प्लस हो रही है। कौन कौन सी? देखो, ओपनिंग इन्वेंट्री, उसके बाद परचेजेस, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये तीन चीजें प्लस हो रही हैं और दो चीजें क्या हो रही हैं? माइनस। कौन कौन दो चीजें माइनस हो रही हैं? परचेज रिटर्न और क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दो चीजें माइनस हो रही हैं। अब इन पांचों का जो टोटल है, इन पांचों का टोटल कहां चला जाएगा? बराबर। इन पांचों का टोटल, दिस टोटल इज कॉल्ड, दिस टोटल रिप्रेजेंट्स कॉस्ट ऑफ सेल। अब ये कहां से क्या होगा? नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, द आंसर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। क्या होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में? क्या फर्क है, कोई मुझे बता सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट? यस, नेट प्रॉफिट इज फॉर फाइनल। ठीक है। नेट प्रॉफिट क्या होता है? बिल्कुल फाइनल प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट है वो है जिसमें अभी से एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। जैसे कि मैंने वॉच है, अगर मेरी वॉचेस की शॉप है, एक वॉच ली मैंने 20,000 की, 25,000 की बेच दी, जो 5,000 का जो प्रॉफिट हुआ, दिस प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट। अभी इसमें एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए। जब एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? नेट प्रॉफिट कहलाएगा। अभी जब एक्सपेंसेस माइनस नहीं हुए तो ये ग्रॉस प्रॉफिट है, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम ऐड करते हैं अदर इनकम। अदर रेवेन्यू भी कह सकते हैं इसको, अदर इनकम भी कह सकते हैं। अदर इनकम का मतलब होता है कोई भी साइड बिजनेस,
आपका एक्स्ट्रा इनकम जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ना हो, एक आपकी अगर एक्स्ट्रा इनकम होगी तो वो क्या होगी, वो अदर इनकम कहलाती है। यानी कि अदर इनकम की कोई एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, एक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे जो टायर शॉप होती है उससे जो रेंट वगैरह इनकम आ रही होगी वो क्या होगी, अदर इनकम। इसी तरीके से जो है कोई एक पेट्रोल पंप, स्कूल के अंदर कैंटीन होती है, वो स्कूल के लिए क्या होती है, अदर इनकम। समझदारी, अदर इनकम है समथिंग जो आपकी मेन सोर्स ऑफ इनकम ना हो, कोई एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा साइड इनकम हो जिससे आपने कुछ थोड़ा बहुत कमा लिया, वो अदर इनकम कहलाती है। ठीक है सर, क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, और आगे चलते हैं। अदर इनकम के बाद हमारे पास क्या है, लेस एक्सपेंसेस। अब आ जाते हैं एक्सपेंसेस के ऊपर। एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं? पहला एक्सपेंस क्या है हमारा, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, ये तो अच्छा एक्सपेंसेस की मैंने एग्जांपल्स दे दी हैं। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में यही एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंसेस चेंज हो सकते हैं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, बस आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा कि ये एक्सपेंस ही है। ठीक है, एक्सपेंसेस कैन बी चेंज। ठीक है, अगर हम ये देखें, अच्छा एक और बात, कैरेज इनवर्ट और कैरेज आउटवर्ट में क्या डिफरेंस होता है। कैरेज इनवर्ट एंड कैरेज आउटवर्ट बोथ आर ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस, दोनों ही ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस हैं। बट कैरेज इनवर्ट जो होता है वो क्या होता है, वो गुड्स को हमारे पास लाने का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस है, और कैरेज आउटवर्ट गुड्स को कस्टमर तक पहुंचाने का ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस। ठीक है, इन दोनों में फर्क है। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर मैं गाड़ियों का कारोबार का बिजनेस करता हूँ, ज्यादातर जापान से गाड़ियां इंपोर्ट होती हैं, तो जापान से जब गाड़ी आती है हमारे पास, और जो शिपमेंट कॉस्ट लगती है, शिप के अंदर वो लोड होके आती है, तो वो क्या कहलाता है, कैरेज इनवर्ट्स। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, गाड़ी की कॉस्ट में शामिल कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल में डालेंगे। लेकिन यही गाड़ी कस्टमर को पहुंचाने जा रहे हैं, अब जो खर्चा हो रहा है वो गाड़ी की कॉस्ट में नहीं डालेंगे, वो अपने वैसे बिजनेस के डे टू डे एक्सपेंसेस में रख लेंगे। ठीक है ना, अगर पिज्जा डिलीवरी वाला जो डिलीवरी करने जाता है, तो वो जो डिलीवरी बॉय का जो एक्सपेंस है वो क्या होता है, कैरेज आउटवर्ड एक्सपेंसेस में आता है। बट अगर जो उसका रॉ मटेरियल जो हम लेकर आ रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा होगा वो कैरेज इनवर्ड होगा, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग में है। ठीक है, तो ये सारा फॉर्मेट है। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। सर लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। जी कोई क्वेश्चन? मैं दे देता हूँ। अच्छा भाई, जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फॉर ब्रेट ली। ब्रेट ली का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम टॉप पे जो हेडिंग डालेंगे उसमें ब्रेट ली लिखेंगे। ठीक है, ब्रेट ली कौन है पता है ना आप लोगों को? हाँ कौन है? बहुत अभी पुराना हो गया थोड़ा, क्रिकेटर था, बॉलर था, बड़ा फास्ट बॉलर होता था, ऑस्ट्रेलिया का। ओके नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम बात कर रहे थे इनकम स्टेटमेंट की, तो विल स्टार्ट विद सेल्स। बताएं मुझे जरा, वैल्यूज आप लोग बताएंगे, हाउ मच इज द सेल्स? देखिए जरा क्वेश्चन में से, 394000 सेल्स हो गई। लेस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न कितनी है हमारी, 14565। 394000 14565 माइनस कर दें, कितना आ रहा है, नेट सेल्स कितनी आ रही है, 379435। लेस कॉस्ट ऑफ सेल, लेस कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है क्वेश्चन में देखेंगे हम, 28150। देन परचेजेस, ओपन इन्वेंट्री के बाद नेक्स्ट इज परचेजेस, 265500। देन कैरेज इनवर्ड, मुझे देख देख के वैल्यूज बताएंगे आप लोग। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन में से वैल्यूज उठा रहा हूँ। कैरेज इनवर्ड कितने का है, 4300। कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज इनवर्ड्स के बाद क्या आएगा, परचेजेस रिटर्न 8745। कैसे दिख रहा है, क्वेश्चन में सामने सामने लिखा हुआ है। ठीक है, कहीं और से नहीं लिख रहा है, 4300 और 8745। एंड देन क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कहाँ से मिलती है, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज ऑलवेज गिवन इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ऊपर जाऊंगा, देखो मैं अभी क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, देखें जरा, दिस इज द एडिशनल इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है 25600, ये आपकी क्या है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है। अच्छा मैं इसको भी थोड़ा सा ना यहीं पर इसी पेज पर कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, चलें। अच्छा भाई, अच्छा क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारी कितनी है देखो, क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 25600। 25600। अच्छा नाउ लुक एट वन थिंग,
देखिए एक चीज नोट करें, सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले जो है कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री 28150 है, फिर ऐड करेंगे परचेजेस, ऐड करेंगे कैरेज इनवर्ड्स। ओपनिंग इन्वेंट्री, ऐड परचेजेस, ऐड कैरेज इनवर्ड, ये तीन चीजें ऐड हो गई और दो चीजें माइनस हो गई। इन पांचों चीजों का जो टोटल होगा ना, दैट विल गो ऑन द राइट। इन पांचों का टोटल निकालें, क्या बनेगा? इन पांचों का टोटल क्या होगा? यस, 263605। अब ग्रॉस प्रॉफिट बताएं क्या होगा? व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट? 144960 ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा हमारा वन, 44 नहीं दोबारा से करो, 115830 115830। ठीक है, ये आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, नाउ लेट्स कंटिन्यू। अच्छा भाई, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट के बाद वी विल फाइंड अदर इनकम्स। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद आता है अदर इनकम। इफ देयर इज एनी अदर इनकम इन द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट। अदर इनकम के बारे में अभी हमने डिस्कस किया था। अदर इनकम क्या होता है? अदर इनकम इज एनीथिंग अदर देन द मेन सोर्स ऑफ इनकम। नॉर्मली अदर इनकम्स क्या क्या होती हैं पता है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड। नॉर्मली दीज आर द अदर इनकम्स। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड इज 6800। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हमारा 6800। अच्छा, अब क्या करेंगे? नेक्स्ट थिंग इज कि वंस वी हैव डन दिस ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर हम क्या करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट में वी विल ऐड दिस डिस्काउंट रिसीव्ड। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड ऐड करेंगे। अब जो वैल्यू आएगी, जिस इस वैल्यू का कोई नाम नहीं है, ठीक है, वी विल नॉट लेबल दिस वैल्यू, इसको लेबल नहीं करेंगे, खाली छोड़ेंगे। देन उसके बाद वी विल कैरी ऑन विद द एक्सपेंसेस। अच्छा, एक्सपेंसेस जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम एक्सपेंसेस आए, एक्सपेंसेस कैन चेंज, अलग अलग एक्सपेंसेस भी आ सकते हैं, बट आपको नाम से अंदाजा हो जाएगा। यू नीड टू फाइंड आउट, क्वेश्चन में हमें एक्सपेंसेस ढूंढने होते हैं। ठीक है, तो जो बाकी यहां तक तो फॉर्मेट के हिसाब से चलेगा, बट एक्सपेंसेस अलग अलग भी आ सकते हैं। तो जरा यहाँ अटेंशन रखें। देखें, अब ये ऐड करें 115830 प्लस 6800, क्या आंसर आएगा? 122630। फिर लेस करेंगे हम एक्सपेंसेस। जरा एक्सपेंसेस पे आ जाएं। पहला एक्सपेंस क्या है हमारा? फर्स्ट एक्सपेंस इज कैरेज आउटवर्ड। जरा ढूंढें क्वेश्चन में, हाउ मच इज द कैरेज आउटवर्ड्स? 5000। ठीक है, कैरेज आउटवर्ड्स के बाद क्या है? रेंट 4678। रेंट के बाद क्या है? इलेक्ट्रिसिटी 16450। सैलरीज एंड वेजेस 31200। डिस्काउंट अलाउड 5600। और कोई खर्चा दिख रहा है? जनरल एक्सपेंसेस 1485। एंड देन लास्ट में है इंटरेस्ट पेड 2500। नाउ अगेन वी विल कैलकुलेट, टोटल करेंगे सारे एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे, जो आंसर आएगा वो बराबर में चला जाएगा। ठीक है, सारे एक्सपेंसेस का टोटल करें, शाबाश। 66913। अब हम क्या करेंगे? इसको माइनस करेंगे ऊपर से, तो प्रॉफिट फॉर द ईयर विल बी 55717। दिस इज द प्रॉफिट फॉर द ईयर। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का एक और नाम बैलेंस शीट भी होता है। ठीक है, अक्सर आप लोग सुनते होंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है। बैलेंस शीट के अंदर जो है ना, ये अकाउंटिंग इक्वेशन फॉलो होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। दिस अकाउंटिंग इक्वेशन इज बीइंग फॉलोड। यानी कि सबसे पहले आप एसेट्स लिखोगे, एसेट में नॉन करंट एसेट और करंट एसेट दोनों आते हैं। दोनों सारे एसेट्स को प्लस करोगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब ये टोटल एसेट्स किसके बराबर होने चाहिए? कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के। कैपिटल को इक्विटी भी कहते हैं, इक्विटी कैपिटल का ही दूसरा नाम है। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमें बैलेंस शीट में शो करना होता है। अगर आपने ये प्रूव कर दिया, इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके, करेक्ट। ठीक है, अच्छा अभी लेट्स कंटिन्यू। तो हम ब्रेट ली की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना रहे हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास जो है नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट में क्या क्या आता है? मोटर व्हीकल्स और बिल्डिंग, दो चीजें हैं ब्रेट ली के पास। तो अब जरा सर्च करें हाउ मच, क्या वैल्यू है मोटर व्हीकल की, क्वेश्चन में देख के हमें बताना पड़ेगा। जी, जिन जिनके पास क्वेश्चन है जरा जल्दी से क्वेश्चन में नजर मारें।
करें शाबाश। 1140. ये क्वेश्चन मैं साइड पे कॉपी कर देता हूँ ताकि सब देख सकें। चलें, क्या है हमारे पास मोटर व्हीकल्स की वैल्यू? 114000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। 228000 बिल्डिंग्स आ गई। ठीक है, मोटर व्हीकल्स और बिल्डिंग्स प्लस कर लें। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? टोटल कर लें जरा इन दोनों का। 114000 प्लस 228000, क्या आएगा आंसर? 342000। ठीक है, फिर करंट एसेट्स में आ जाएगा क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको कहाँ से मिलेगी? ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री, जब मैंने स्टार बनाया हुआ है। 25600। ठीक है, करंट एसेट में चार चीजें आती हैं: क्लोजिंग इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, बैंक और कैश। क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी। नाउ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के भाई? 36580। देन उसके बाद आएगा बैंक। अच्छा, बैंक के अंदर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बैंक अगर राइट हैंड साइड पर है, यानी क्रेडिट साइड पर है, दिस मींस ये क्या है? बैंक का ओवरड्राफ्ट है, नॉर्मल बैंक नहीं है, पॉजिटिव बैलेंस नहीं है। जब ओवरड्राफ्ट है तो ये कहां पर आना चाहिए? बताएं, लायबिलिटीज में। ठीक है ना? अगर बैंक का ओवरड्राफ्ट है तो वो कहाँ आना चाहिए? लायबिलिटीज में। तो यहां पर नहीं आएगा, बैंक डैश डाल देंगे। फिर हम कैश की बात कर लेते हैं। कैश कितना है? 4500, 4500। बस इन तीनों का ऐड करें। 25600, 36580 एंड 4500, तीनों का ऐड करें जरा, क्या बनेगा? यस, यूज योर कैलकुलेटर्स। यस, 666। ठीक है, ऐड कर लो अब इनको। 342000 प्लस 66680, क्या आएगा टोटल एसेट्स? यस, 408680। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हाफ कंप्लीट हो गई यहां तक। अब इसके बाद क्या करेंगे? कैपिटल। अब कैपिटल के अंदर, कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी भी है। अगर इक्विटी भी लिखे या कैपिटल लिखे हैं, कोई मसला नहीं है। हम स्टार्ट करेंगे ओपनिंग कैपिटल से। स्टार्ट होगा ओपनिंग कैपिटल, ऐड होगा प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग्स। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना है भाई? ये ओपनिंग कैपिटल है हमारा 290663। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग कैपिटल। ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर 55717। 55717। लेस करेंगे ड्राइंग। ये प्रॉफिट कहाँ से आया? जब हमने इनकम स्टेटमेंट बनाई है ना, वहीं से प्रॉफिट आया। देन लेस ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने की है हमारी? 21000। तो ओपनिंग कैपिटल हो गया, एड प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, लेस ड्राइंग्स हो गई। तो जो आंसर आएगा, दिस आंसर विल रिप्रेजेंट क्लोजिंग कैपिटल। यही आंसर। देखो, ओपनिंग कैपिटल हो गया, ऐड करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर लेस ड्राइंग। याद रखना, अकाउंटिंग में जो चीज माइनस होती है ना, उसको ब्रैकेट में लिखते हैं, क्योंकि ड्राइंग माइनस में थी ना, हमने ब्रैकेट में लिख दी। अब ये आ गया क्लोजिंग कैपिटल 325380। फिर आएगा हमारे पास नॉन करंट लायबिलिटीज में बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है हमारा? 50000। देन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में क्या आएगा हमारे पास? ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रेड पेबल्स हैं 25600, 252650। ठीक है, ये आ गया हमारा ट्रेड पेबल्स। देन बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक का मैंने 6800 लिखा था, राइट साइड पे था, तो इट इज कंसिडर्ड एज ओवरड्राफ्ट। इसको भी ऐड कर लेंगे। खाली जो बैंक लिखा हुआ है ना, वो बैंक ओवरड्राफ्ट ही है, क्योंकि वो राइट साइड पर है ना। अगर वो लेफ्ट साइड पर होता, जैसे कि ये बैंक ओवरड्राफ्ट जो है, अगर ये लेफ्ट साइड पर होता
तो ये फिर बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता। यस। ट्रिपल थ्री डबल जीरो। ट्रेड पेबल्स। ट्रिपल थ्री डबल एक जीरो। एक सेकेंड ना। ये है ट्रेड पेबल्स। ठीक है, क्या आ रही है? ट्रिपल थ्री डबल जीरो। ट्रिपल थ्री डबल जीरो, ओके। नाउ वी विल ऐड ऑल थ्री ऑफ फोर देम। जीरो। तो आंसर इज 408680। देखो ये मैच हो गया ऊपर, टोटल एसेट से मैच हो गया, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके। मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन, आपकी बैलेंस शीट जो है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, दिस थिंग शुड बी मैच्ड। ये दोनों चीजें देखो मैच होनी चाहिए। ये मैच लिखना नहीं है एग्जाम में से, जैसे मैंने लिखा है, ये मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है। एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं आना मैच। क्लोजिंग कैपिटल है 325380। ये है 325380। ठीक है, देखें जरा गौर से, मैं एक दफा फिर से समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, नॉन करंट एसेट्स लिखे, उनका टोटल कर लिया। फिर हमने करंट एसेट लिखे, उनका टोटल कर लिया। फिर नॉन करंट और करंट एसेट को प्लस किया, उनका भी टोटल कर लिया, टोटल एसेट्स आ गए। फिर हम नीचे वाली साइड पर आए। नीचे वाली साइड पर जब हम आए तो हमने क्या किया, सबसे पहला काम, सबसे पहले हमने क्या किया, कैपिटल निकाला। ठीक है, सबसे पहले कैपिटल हमने किया। सबसे पहले कैपिटल, तो कैपिटल में क्या होगा, ओपनिंग कैपिटल। फिर ऐड क्या किया हमने, प्रॉफिट फॉर द ईयर, और माइनस किया ड्राइंग्स। इन तीनों का जो टोटल आया वो बराबर में चला गया, इसका नाम दे दिया हमने क्लोजिंग कैपिटल। सही है। अच्छा, फिर आते हैं करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटीज पर। नॉन करंट लायबिलिटीज में वही लायबिलिटीज आती हैं जो कि बहुत लंबे अरसे के, 1 साल के बाद पे ऑफ करना हो, सिर्फ लोन होता है और कोई नॉन करंट लायबिलिटी नहीं होती। फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज में आता है ट्रेड पेबल्स और बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इनका टोटल करके बराबर में शिफ्ट किया, अब तीनों ऐड होंगे। क्लोजिंग कैपिटल भी होगा, नॉन करंट लाइबिलिटीज भी होंगी, और बैंक ये करंट लाइबिलिटीज भी होंगी। तीनों का ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 408680। अंडरस्टूड एवरीवन? बस ये कंप्लीट हो गया, आजकल इतना ही रखेंगे। अब आप लोगों का एक छोटा सा होमवर्क है, ओनली वन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 घर से करके आना है इसका। क्वेश्चन 1 मैंने करा दिया है, आप लोगों के पास नहीं होगा ना। आप लोग एज सुन एज पॉसिबल उनको बोलो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करें, मैं वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा। घर से एक क्वेश्चन करके आना है लेकिन, ठीक है? 2 दिन बाद, परसों ही क्लास है, आधे घंटे का काम है। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।